So, today we are going to talk about Thomas Hobbes in a journey towards paper 2 of political science net JRF. हम आज थॉमस हॉब्स की बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंग्लिश फिलोसोफर थे मिस्टर हॉब्स और वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स थे मॉडर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के। इनकी किताबें मैंने यहाँ पर क्रोनोलॉजी से जमा दी हैं। दी सेवे ये पहली किताब थी 1642 में। द मोस्ट फेमस वन इज़ हेयर लेवियाथन 1651। ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। द डी कॉर्पोरे 1655, डी होमाइन 1658 एंड बेहिमोथ द लॉन्ग पार्लियामेंट भी इसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट पूछता है, एनटीए मतलब पूछता है। 1681 में ये किताब आई थी। क्रोनोलॉजी में इनको आप याद करें और ये इनको याद किया जाता है। ये जाने जाते हैं डेवलपिंग फर्स्ट मॉडर्न थ्योरी ऑफ द स्टेट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। समाज की उत्पत्ति की जो थ्योरीज हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली, उनमें से पहले मिस्टर हॉब्स थे और पॉपुलर भी हुए बाद में चल करके। फिर इनकी ही तर्ज पे जॉन लॉक भी आए और रूसो भी आए, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी लेकर के। पर पहले कौन थे? थॉमस हॉब्स थे। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि भाई ये किस पृष्ठभूमि से आते थे। ये उस समय पर जिए थे जब इंग्लैंड के अंदर इंग्लिश सिविल वॉर चल रही थी 1642 से 51, ठीक है। ये उस समय पर इन्होंने मतलब एक केओस देखा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी, वॉर देखी। जिस समाज में ये रहते थे उस समाज के अंदर वायलेंस देखा, झगड़े देखे, लड़ाइयाँ देखी। तो इस वजह से इनका जो अप्रोच थी टूवर्ड्स लाइफ वाज पेसिमिस्टिक। ही वाज अ नेगेटिव मैन बाय ऑल दिस व्हाट ही विटनेस्ड इन इंग्लिश समाज एट दैट टाइम, है ना। हिज आइडियाज एम टू क्रिएट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थ्रू अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। तो क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विटनेस की थी, क्योंकि इनका विश्वास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को हटाने में था, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी की ये बात करते हैं अपने आइडियाज़ में, अपनी थ्योरी में। इनके अनुसार ह्यूमन नेचर किस प्रकार का होता है आइए बात करते हैं। पेसिमिस्टिक होता है। पेसिमिस्टिक मतलब वर्स्ट, ओनली द वर्स्ट विल हैपन। तो मतलब इनका जो ह्यूमन बीइंग को समझने का जो नज़रिया था वो एक ऐसा था कि ह्यूमन तो भैया सेल्फिश है, ह्यूमन तो जी डरपोक भी है, डरता है डेथ से, और ब्रूटल है इन मतलब अगर उसको कोई चीज़ चाहिए उसको पाने के लिए वो ब्रूटल है, सेल्फिश है। तो इस तरह से पेसिमिस्टिक एक रॉन्ग टाइप का एक व्यू पॉइंट था इनका इंसानी प्रवृत्ति को लेकर के। ये इंसान को सेल्फिश बताते हैं, ब्रूटिश बताते हैं, कॉम्पिटिटिव बताते हैं, ड्रिवन बाय फियर ऑफ डेथ बताते हैं, ठीक है जी। तो इंसान डरता तो है ही है मौत से, ये बात तो सही है। चलें आगे चलें। द स्टेट ऑफ नेचर ये कहते हैं कि पुअर था, सॉलिटैरी थी, पुअर थे, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। लाइफ वाज शॉर्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ही नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे को मारने काटने में लगे पड़े हैं भैया। कोई कानून नहीं है, सबको सेल्फिश है। किसी की ज़मीन है, मार दो, उसकी ज़मीन हड़प लो, इस तरह की बात थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज वेरी शॉर्ट। तो humans are equal in vulnerability and their ability to kill one another। तो इनका मानना है कि ह्यूमन तो भाई सारे के सारे जितने ह्यूमन थे वो सब वल्नरेबल थे, और एबिलिटी टू किल उनकी एक दूसरे को मतलब ये इसमें भी सब बराबर थे। कोई ना कोई किसी ना किसी को मारने के लिए तैयार बैठा था। बहुत बुरा हाल था मतलब समाज का इनके अनुसार स्टेट ऑफ नेचर में, ठीक है ना। ह्यूमन नेचर जैसा कि बताते, स्टेट ऑफ नेचर अब आता है। स्टेट ऑफ नेचर में ये एक हाइपोथेटिकल प्री पॉलिटिकल कंडीशन की बात करते हैं जहाँ पर कोई भी कानून नहीं था। क्या था? कोई कानून नहीं था। मतलब क्या था? फिश जस्टिस, बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी। बिल्कुल बुरा हाल था, मार कूट चल रही थी। ज़मीन है हड़पी ली, किसी ने खाना बनाया, खेती वेती की, हड़प के ले गए, मतलब कुटाई चल रही है। सुपीरियर अपने से नीचे वाले को मार रहा है, उससे नीचे वाला उसको मार रहा है, फिर नीचे वाले को मार रहा है, मतलब बुरा हाल। समझ में आई? तो प्री पॉलिटिकल कंडीशन थी, नो अथॉरिटी और नो लॉज, ठीक है। एवरी वन हैज़ द नेचुरल राइट टू एवरीथिंग। सभी के पास सभी चीज़ का नेचुरल राइट था अकॉर्डिंग टू मिस्टर हॉब्स। इवन टू किल अदर्स, ये भी राइट था कि अगर आप ताकतवर हैं, आप में हिम्मत है, बस की बात है आपकी, आप मारें जा कर के, मिस्टर हॉब्स के अनुसार। ये अब फिर ये सिचुएशन जब हुई कि सबके पास सब चीज़ों का अधिकार है, मार कूट का अधिकार है, अथॉरिटी आपके पास नहीं है, तो क्या होगा? एक वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, ये इनका नतीजा निकलता है इस सब स्टेट ऑफ नेचर का। तो क्या थी? कोई सिक्योरिटी थी नहीं, कोई पीस नहीं थी, और कोई सिविलाइजेशन नहीं थी। असभ्य मानव, सेल्फिश मानव, और दरिंदों की तरह लड़ने झगड़ने वाला मानव
ये वो बताते हैं अपने स्टेट ऑफ नेचर में। तो फिर इस सिचुएशन से उबरने के लिए समाज करता क्या है? कोई तो होगा जो समझता होगा कि यार ये सब जो चल रहा है गलत है, सोचते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है फिर? अब अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है। टू एस्केप द एनार्की ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर हमने बात की कैसा था, तो इस अराजकता, इस समाज लेस समाज की जो बात है, इससे उबरने के लिए सारे इंडिविजुअल्स आते हैं और वो एक सरेंडर कर देते हैं अपने सारे राइट्स को। ठीक है, एक्सेप्ट द राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ के अलावा वो सारे जो समाज में, समाज के तत्व में इंसान हैं, सिटीजन्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो अपने सभी राइट्स को गिव अप कर देते हैं, कहते हैं नहीं है हमारे पास, हमको नहीं चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द राइट टू लाइफ। और वो किसको दे देते हैं अपने सारे राइट? सोवरीन को। सोवरीन एक ऑल माइटी स्टेट है ना, टोटलिटेरियन टाइप का स्टेट है, जो कि थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग था। दिस एग्रीमेंट फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल पॉलिटिकल अथॉरिटी। ये जो एग्रीमेंट हुआ, ये सारी पॉलिटिकल अथॉरिटी का बेसिस बनता है ना, बिल्कुल इसका जड़ मूल में समा जाती है बात। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज़ बिटवीन इंडिविजुअल्स, नॉट बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड। तो जो सोवरीन बनता है, ये जो सोवरीन है, ये इस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है। वन पार्टी और दो पार्टियां जो होती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो सोवरीन पार्टी नहीं है इसमें। तो ये जो इंडिविजुअल्स हैं, ये ही आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हमारे सभी राइट हम गिव अप करते हैं एक्सेप्ट फॉर द राइट टू लाइफ, और इस सोवरीन को सारी ताकतें दे देते हैं और सारी पॉलिटिकल अथॉरिटी का इसको बेस बना लेते हैं। ठीक है ना। अब सोवरीन, और ये सोवरीन है, इसको ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है? इसको लेवियाथन भी कहते हैं, जो किताब भी आई थी बेसिकली बाद में 1651 में थॉमस हॉब्स की। तो ये सोवरीन क्या है? एब्सोल्यूट अथॉरिटी है क्रिएटेड बाय द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये लेवियाथन क्या है? मेटाफर है फॉर द पावरफुल स्टेट। जो सोवरीन जो बना है, जो ऑल माइटी स्टेट जो बना है, उसके लिए मेटाफर है, और लेवियाथन उसकी उपमा है। ये लेवियाथन, सोवरीन इज़ नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल। इस सोवरीन के ऊपर कोई नहीं है, सोवरीन सबसे ऊपर है और इसको कोई अकाउंटेबल ठहराने के लिए है नहीं। ठीक है। अब इसका काम क्या है? इसके काम है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, सिक्योरिटी जिसका असली में डर था कि सिक्योरिटी ही नहीं थी स्टेट ऑफ नेचर में, इस सिक्योरिटी को इंश्योर करे। डिसाइड व्हाट इज़ जस्ट एंड अनजस्ट, क्या सही है क्या गलत है, ये भी सिद्ध करने का, डिसाइड करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इस सोवरीन को है, जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से जन्म लेता है। ये डिसेंट को सप्रेस कर देती है टू प्रिवेंट सिविल वॉर। आपस में कोई झगड़े फसाद की कोई गुंजाइश नहीं है। आपके पास रिवोल्ट करने का, अगेंस्ट दिस सोवरीन का भी आपको राइट नहीं है कि आप अगर ये सोवरीन कल को आर्बिट्रेरी हो जाए तो आपको उसके खिलाफ रिवोल्ट करने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ये आपकी सिक्योरिटी और समाज में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। ठीक है ना। अब ये एब्सोल्यूट है, स्टेट जो बना है, ये सोवरीन जो बना है, ये एब्सोल्यूट है और ओबीडियंस इसकी आपको करनी पड़ेगी। तो ये क्या है कि एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट तो करता है, बट कुड अप्लाई टू एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये मोनार्की जो है वो इसके लिए फेवरेबल है, लेकिन किसी भी और तरह की गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेसी हो, ओलिगार्की हो, एरिस्टोक्रेसी हो, उन पर भी ये लागू हो सकता है। सोवरीन मस्ट हैव अनडिवाइडेड एंड सुप्रीम अथॉरिटी। कोई ये नहीं क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है ना, चेक्स एंड बैलेंस, ये सिस्टम नहीं है यहाँ पर। अनडिवाइडेड है, सुप्रीम अथॉरिटी है। सोवरीन मतलब सोवरीन, उससे ऊपर कुछ नहीं है। पीपल मस्ट ओबे द सोवरीन अनकंडीशनली। लोगों के पास और कोई चारा ही नहीं है, अनकंडीशनली इसको मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि रेबेल करोगे तो फिर वही अराजकता आ जाएगी, तो आपको मानना पड़ेगा। सिंपल, आपको अराजकता से बचना है, सिक्योरिटी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, अपने सारे राइट्स गिव अप कर दो और इसको मानो। सोवरीन जो कहता है वो आपको मानना पड़ेगा। लिबर्टी एंड लॉ। लिबर्टी इज़ द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स, नॉट अनलिमिटेड फ्रीडम। ठीक है। थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं लिबर्टी के बारे में, कि लिबर्टी का मतलब परमानेंट फ्रीडम नहीं होता कि खुले में आ गए जो करना है कर रहे हैं, वो नहीं। एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स, एक्सटर्नली आपके ऊपर कोई दबाव ना बनाए, और बस वही है लिबर्टी सिंपली। लॉज मेड बाय द सोवरीन आर एक्सप्रेशंस ऑफ द कलेक्टिव विल। तो जो लॉ सोवरीन बनाएगा वो कलेक्टिवली फॉर द लार्जर गुड बनाएगा, कोई इंडिविजुअल उससे आहत होता भी है तो होता रहे, है ना।
इंडिविजुअल लिबर्टी इज़ लिमिटेड फॉर द सेक ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। लिमिटेड है इसमें लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि फिर पीस और सिक्योरिटी जो समाज में असेंशियल है, जिसकी वजह से सोवरीन का जन्म हुआ है, वो चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, तो वो हॉब्स चाहते नहीं हैं। ठीक है। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन शुड बी सबॉर्डिनेटेड टू द स्टेट। स्टेट सुप्रीम है, सोवरीन सुप्रीम है। मैंने कहा सुप्रीम सबसे ऊपर है, तो रिलीजन से भी सुप्रीम है सोवरीन। तो सोवरीन डिसाइड रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। उस जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहे हैं और कोई सिद्धांत है, प्रिंसिपल रिलीजियस की बातें हैं, उनको भी साबित करने का, डिसाइड करने का और उनके ऊपर कानून बनाने का, हुक्म देने का अधिकार केवल और केवल सोवरीन के पास है, ताकि धार्मिक दंगे ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो इन सोसाइटी। क्योंकि हर तरह के इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट करते थे, अलग अलग एथनिसिटी के, अलग अलग लोगों को, अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले, अलग अलग धर्मों से आने वाले, और उस तरह के लोग रहते थे। तो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए रिलीजियस लॉज, कानून्स बनाने का अधिकार केवल और केवल सोवरीन के पास था। ये पैपल जो है, ये मतलब क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है, इनको अपोज करता है। और क्लैरिकल पावर है जो, वो क्लैरिकल पावर, तो वो जो पैपल यानी कि क्रिश्चियन फादर साहब हैं, उनकी क्लैरिकल पावर और कोई भी उनकी इंटरफेरेंस को सिविल मैटर्स में सोवरीन कहता है मना नहीं आओगे जी आप सिविल मैटर्स में। पब्लिक को हैंडल करने का काम केवल सोवरीन का है, केवल लेवियाथन का है। साइंटिफिक मेथड एंड मटीरियलिज्म। applied the method of geometry and physics to politics। इसमें स्पेस रह गया भैया, माफ़ करना, आप नोट सही हैं, आप इनको उतारते चलें, लेकिन बीच में स्पेस का थोड़ा सा इशू हो गया है। ठीक है। साइंटिफिक मेथड एंड मटीरियलिज्म। तो साइंटिफिक मेथड्स को, ज्योग्राफी और फिज़िक्स को पॉलिटिक्स में अप्लाई करने की कोशिश थॉमस हॉब्स करते हैं। तो ये सोसाइटी को एक मशीन की तरह से देखते हैं। सोसाइटी एक मशीन है, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, सब इफ़िशिएंटली काम करेंगे तो मशीन परफेक्ट काम करेगी। सिंपल। ह्यूमन बिहेवियर एक्सप्लेन करते हैं वो मोशन और मैटर के, मतलब मोशन, ये फिज़िक्स वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो वो इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि इंसानी प्रवृत्ति कैसी है और सोसाइटी कैसी है। ठीक है। तो मटीरियलिस्ट हैं, मटीरियलिस्ट कहते हैं भाई ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ इमैटेरियल सोल है ना, और फाइनल कॉज, कोई कोई डिविनिटी, कोई स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन सोल, ये सब को वो थोड़ा सा डिनाई करते हैं, कि वो मतलब आइडियलिस्टिक की तरफ से हट करके थोड़ा सा दूर आते हैं, और वो ये समझते हैं कि यार स्पिरिचुअल कोई एकदम डिवाइन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस, इन सब चीज़ों से उनका राब्ता होता नहीं है थॉमस हॉब्स का। अब आते हैं कुछ पॉइंटर्स हमने, कि मतलब आप एकदम से रिवीजन कर लें ये कि भाई थॉमस हॉब्स क्या क्या रहा है, और उनकी जो क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो यूजीसी नेट में, उसके हम एक कुछ छोटे से नोट्स हैं, ये छोटे से पॉइंटर्स हैं। लेवियाथन किताब आती है, पूछी जाती है कब आई थी, 1651 में। किसने कही थी? मिस्टर थॉमस हॉब्स ने लिखी थी भाई। फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है जी ये। स्टेट ऑफ नेचर थॉमस हॉब्स ने कैसा बताया, रिवीजन कर लेते फटाफट ना। स्टेट ऑफ नेचर कैसा बताया? वॉर है भाई, फियर है लोगों में, एक दूसरे का ही डर है भाई, एक कब कौन किसी को मार दे पता ही नहीं चलता। इनसिक्योरिटी है, ऊपर कोई है नहीं आपको रोकने वाला, कोई ताकतवर अथॉरिटी है नहीं, मार दे रहा है जो जिसका मन हो रहा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं भाई कैसे बना, इंडिविजुअल अपने सारे राइट्स को सरेंडर कर देते हैं जी पीस के लिए, है ना, अपने सभी राइट्स को एक्सेप्ट फॉर द राइट टू लाइफ, अपने सभी राइट्स को गिव अप करके पीस को ज़्यादा सुप्रीमेसी देते हैं और उसको तवज्जो देते हैं। एब्सोल्यूट सोवरेनिटी इज इक्वल्स टू नेसेसरी टू अवॉइड एनार्की, है ना। सोवरीन का कॉन्सेप्ट लाते हैं फिर कि भाई एनार्की ख़त्म करो, एक एब्सोल्यूट सोवरीन का गठन करो जो स्टेट होगा। वो कहते हैं लिबर्टी इतनी एसेंशियल नहीं जितना कि लॉ एंड ऑर्डर है ना, ह्यूमन लाइफ को बचाया जाए, लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इंडिविजुअल लिबर्टी को कहते हैं सिक्योर्ड ओनली अंडर अ स्ट्रॉन्ग सोवरीन। इंडिविजुअल लिबर्टी को बचा सकते हैं भाई जब सोसाइटी का जो स्टेट है, जो अथॉरिटी है, वो तगड़ी होगी, है ना, अनडिवाइडेड पावर होगी, एब्सोल्यूट पावर होगी। वो पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज़म को करते हैं डिफेंड, और डिवाइन राइट्स को करते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, इंसान तो बड़ा बहुत ही ज़्यादा बदमाश है, सेल्फिश है, तो डिवाइन विवाइन जैसा कुछ नहीं है, डिवाइन राइट उसको मिलने नहीं चाहिए। जब इंसान की एग्जिस्टेंस डिवाइन नहीं है तो राइट भी डिवाइन नहीं होते। पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज़म को समर्थन देते हैं अपना हॉब्स। सेक्युलर अप्रोच रहती है इनकी पॉलिटिक्स में, ये स्टेट को और रिलीजन को अलग करते हैं,
अलग ही नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ये रिलीजन को सबॉर्डिनेट बताते हैं टू द स्टेट, ठीक है। इन्फ्लुएंस लेटर थिंकर्स लाइक लॉक को भी करते हैं, और रूसो। लॉक क्रिटिकली इसलिए क्योंकि लॉक ने थॉमस हॉब्स की पॉलिटिकल फिलोसफी के अगेंस्ट में बात की है, इसलिए क्रिटिकल लिखा हुआ है यहाँ पर ना। रूसो को करते हैं और बेंथम को करते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म वाले बेंथम, ठीक है ना। तो ये कुछ एक फटाक से रिवीजन करने के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो ये हम इसलिए एक नई हमारी पहल है। क्रिटिसिज्म ऑफ हॉब्स। क्रिटिसिज्म की भाई अब ये अथॉरिटेरियन है भाई, है ना, एज के बीच में वो है स्पेस, है ना, यहाँ पर मिस हो गया है, माफ़ कीजिएगा। और प्रोटो टोटलिटेरियन, प्रोटो का मतलब यहाँ पर है कि भाई एब्सोल्युटली ये प्रोटो टोटलिटेरियन नहीं है, लेकिन इनकी जो फिलॉसफी है उसमें एसेंस मिलता है टोटलिटेरियन रिजीम का। और अथॉरिटेरियन तो है ही है बिल्कुल, है ना। राइट टू रेबेल करने का भी मतलब, अगर आपको संतुष्ट नहीं हो आप अपने स्टेट से जिसको आपने खुद कॉन्ट्रैक्ट करके बनाया, तो आपके पास ये भी अधिकार नहीं है कि आप उसको ओवरथ्रो कर पाएँ, आपको घर बिठा दिया जाएगा बाय दी एब्सोल्यूट सोवरीन, है ना जी। इग्नोर्स पॉसिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। स्टेट अकाउंटेबल भी नहीं है साहब, स्टेट आपको पीटेगा भी, आप ज़्यादा कुछ करेंगे तो आपको फिर वो अकाउंटेबल भी नहीं है, क्योंकि उसका काम लिबर्टी से नहीं है, क्योंकि उसका मतलब इंडिविजुअल लिबर्टी से नहीं है, उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करना और सस्टेन कराना, ठीक है। तो फियर के ऊपर डरपोक और सेल्फ इंटरेस्ट ह्यूमन को जो नेचर बताया उस पर बहुत ज़्यादा दबाव दे देते हैं थॉमस हॉब्स, क्योंकि उन्होंने अपने ज़माने में देखा ही वही सब कुछ ना। सिविल वॉर के दौरान इंसान डरा हुआ है हर तरफ से, भाई कौन किसको कब कहाँ से मार दे कुछ नहीं पता, है ना, क्योंकि जो कल्चरल डिवाइड हुआ होगा इंग्लैंड में उस समय के, तो वहाँ पर इसी तरह से जैसा मणिपुर में हो रहा है कि मेतई और कुकीज़ के बीच में दोनों समाज एक दूसरे को मार रहे हैं, सिविल वॉर की हालात हैं, वही चीज़ इंग्लैंड में हुई होगी उस तरह से। तो भाई उन्होंने देखा कि डर है, सेल्फ इंटरेस्ट है, अपने इंटरेस्ट के लिए लोग एक दूसरे को मारने को तैयार हो रखे हैं, तो इस चीज़ पर वो बहुत ज़्यादा दबाव देते हैं, इस वजह से हॉब्स का क्रिटिसिज्म भी होता है। लेगेसी एंड रेलेवेंस। अब ये है लेगेसी इनकी कि भाई फाउंडेशनल है ये मॉडर्न पॉलिटिकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के, ये इन्होंने ही शुरू किया था ट्रेंड ना, और ये रियलिज़म के प्रीकर्सर हैं। पॉलिटिकल थ्योरी में रियलिज़म आने से भी पहले ये थोड़े से इन्होंने बात उसी तरह की कर दी थी, और इंटरनेशनल रिलेशन में आने से पहले थोड़ी सी ये रियलिस्टिक अप्रोच इन्होंने अपना ली थी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट सोवरेनिटी एंड लॉ स्टिल सेंट्रल टू द पॉलिटिकल साइंस। स्टेट की सोवरेनिटी और लॉ, ये जो इन्होंने अपनी पॉलिटिकल फिलोसफी के जो मेन पिलर्स बनाए, लॉ एंड ऑर्डर को और स्टेट की सोवरेनिटी को, वो आज भी आप देखेंगे आज भी पॉलिटिकल साइंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट मेन और सेंट्रल रोल में हैं। कंक्लूजन आ जाते हैं फटाक से, हम समाप्त करते हैं कि भाई क्या है, थॉमस हॉब्स ने साइंटिफिक सेक्युलर रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव दिया पॉलिटिकल थॉट को, जैसा कि हमने समझा। एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की बात करी इन्होंने, रैशनल सोल्यूशन टू ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट दिया, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को समझदारी से और रैशनली रीजनेबल तरीके से रिजॉल्व करने का इन्होंने एक आइडिया दिया। थ्योरी रिमेन असेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न गवर्नेंस, सोवरेनिटी एंड द रोल ऑफ लॉ, ठीक है ना। लॉ कैसा है, क्या किस तरह से सोसाइटी को चलाएगा, संभालेगा बेसिकली ना, मॉडर्न गवर्नेंस किस तरह से करनी है, ये सब आइडियाज़ थॉमस हॉब्स ने अपने थ्योरीज़ में दिए। वो धीरे धीरे इवॉल्व होकर मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस जैसा हम पढ़ते हैं उसमें हमको देखने को मिलता है। सो आज के लिए हम इतना ही यहीं रोकते हैं हमारी बात को, लेकिन आप पढ़ते रहें अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने नेक्स्ट अटैम्प्ट में बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त करेंगे। और मैं आप सभी से निवेदन भी करता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, एंड यूँ ही हमारा साथ दें। जय हिंद, जय भारत।